फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की हमारी जो क्लास है वो सीडीपी की रहने वाली है। ये क्लास आपके एचटेट को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। चाहे आप अब इसके लिए पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एचटेट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तीनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। और एग्जाम फॉर्म की बात कर लेते हैं तो अभी कुछ टाइम में ही आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। ये लगाकर चले कि आपके पास ओनली 1 मंथ का टाइम है, क्योंकि आपका 2 और 3 दिसंबर को जो है वो एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इससे पहले पहले हम सारा सिलेबस कवर कर लेंगे और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स होंगे, पहले ये थ्योरीज कंप्लीट कराने के बाद ही मैं आपको प्रीवियस ईयर कराने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगी। पहले आप थ्योरीज पढ़ लो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो, एंड देन मैं आपको सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं, आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं या नहीं आए हुए हैं। तो जितने क्वेश्चन पेपर मेरे पास होंगे सभी की मतलब जैसे 30 मार्क्स का आपका यहाँ पर सीडीपी का सेक्शन आता है, तो हर पेपर में 30 क्वेश्चन है, तो वो सारे मैं आपको सोल्व कराने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब आज की क्लास जो है वो हमारी रहेगी, इसमें हम पढ़ेंगे बाल अध्ययन की विधियां, यानी कि बच्चों का जो स्टडी करते हैं उसके लिए कौन से मेथड्स का यूज किया गया, क्या ऑब्जर्वेशन किए गए। जैसे ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे इंक ब्लॉट टेस्ट है, कैट टेस्ट है, रेट टेस्ट है, तो इस तरीके के जो ये टेस्ट है इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सोशियोमेट्रिक जो मेथड है वो सारा हम आज की क्लास में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, ये यहाँ तक हम पढ़ेंगे सोशियोमेट्रिक थ्योरी तक। अगर मान लो हमारी क्लास ज्यादा लेंथी नहीं होती है तो मैं आपको ये आगे जैसे लर्निंग थ्योरीज है इनके बारे में बता दूंगी, फिर लर्निंग थ्योरीज हम मतलब इसका इंट्रो दे दूंगी, एंड देन थ्योरीज ऑफ लर्निंग हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारी लर्निंग की थ्योरी थी, उनके बारे में ट्रायल एंड एरर मेथड है जैसे थॉर्नडाइक का, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। देखते हैं, अगर ज्यादा लेंथी क्लास नहीं होती है तब हम इसको पढ़ लेंगे, अदरवाइज आज की क्लास में हम ये रोशा शाही धब्बा टेस्ट, कैट टेस्ट, ये सारा हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये देखो मैंने यहाँ लिखा भी था PYQ इंपॉर्टेंट। कोई ऐसा एचटेट का पेपर रहा होगा जिसमें से इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपको ना देखने को मिला हो, ये आपका, आप इस पर डबल क्या ट्रिपल स्टार लगा लो। ये जो चैप्टर है और जो थ्योरी की लर्निंग्स की थ्योरी है, उनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन में कहती हूँ 100% आता है। तो ये जितने चैप्टर्स मैं आपको स्टार्टिंग में करा रही हूँ ना, ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं ऐसे ही आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, पहले आपको वही टॉपिक्स करा रही हूँ जिसमें से क्वेश्चन आए हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है बाल अध्ययन की विधियां। जो ये बाल अध्ययन की विधियां होती है, ये क्यों इनके ऊपर जो अलग अलग मेथड्स है उनका यूज क्यों किया जाता है, तो इनका यूज जो है वो बच्चों को जानने के लिए, समझने के लिए किया जाता है। उनको समझने के अलग अलग ये तरीके हैं, अलग अलग मेथड्स हैं कि हम बच्चे को कैसे जान सकते हैं, उनको कैसे समझ सकते हैं। टाइप ऑफ हम इन्हें ऑब्जर्वेशन कह सकते हैं। हम ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं कि पहले हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके का बच्चा है, कैसे काम कर सकता है, कैसे नहीं कर सकता। अब मान लो आप स्कूल में पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप मान लो टीच कर रहे हैं किसी बच्चे को, तो आप पहले उसको ध्यान से देखेंगे किस बच्चे को कैसे समझ में आता है। मान लो आप सभी को पढ़ाते हैं तो आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है कि कौन सा बच्चा किस तरीके से पढ़ता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डांट से काम करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्यार से ही मान जाते हैं। तो वो क्या होता है, हमने क्या किया, उसको पहले ऑब्जर्व किया है, बच्चों को क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया। तो इन बाल अध्ययन की विधियों में भी क्या किया गया, पहले ऑब्जर्वेशन किया गया। ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया कि मतलब जो ये बच्चे हैं इनका अध्ययन किया गया कि कैसे हम इन्हें जान सकते हैं, कैसे हम इन्हें समझ सकते हैं। तो इन्हीं विधियों में सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है हरमन रोशा मेथड, या इसे कह देते हैं हिंदी में रोशा शाही धब्बा टेस्ट, या फिर इंग्लिश में बात की जाए तो इसका नाम है रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। तो इसे बोलते हैं रोशा शाही धब्बा टेस्ट। तो हिंदी में ये कहा जाता है रोशा शाही धब्बा टेस्ट। ठीक है, तो इसके साथ साथ रोशा शाही धब्बा टेस्ट के साथ साथ इसका नाम हरमन रोशा टेस्ट है, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा ये टेस्ट दिया गया था, ये इसमें कितने कार्ड्स का यूज किया गया, कौन से कलर्स थे, क्या मतलब इसका क्या किसके ऊपर इनका यूज किया गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स इनमें पूछे जाते हैं। तो हरमन रोशा जो थे वो एक साइंटिस्ट, मतलब एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कौन सा टेस्ट दिया है, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट या फिर रोशा शाही धब्बा टेस्ट।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कार्ड लिए हैं और यहाँ पर भी ऐसे कार्ड लिए गए हैं। तो इन कार्ड के ऊपर क्या किया गया, ऐसे शाही गिरा दी गई, उसको क्या कर दिया गया, ये जो इंक थी वो इस कार्ड पर क्या हो जाती है, फैल जाती है। ऐसे ही और कार्ड लिए गए, तो अलग अलग कार्ड्स लिए गए जिनके ऊपर क्या गिराई गई, शाही गिराई गई। तो यहाँ पर भी क्या किया गया है, इस पर शाही गिराई गई है। और इसका जो यूज है ना वो किसके ऊपर किया गया है, अलग अलग जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनके ऊपर किया गया। लेकिन इन दोनों कार्ड्स में डिफरेंस ये था कि इन्होंने जो कार्ड्स लिए थे उनमें से ये 5 कार्ड्स जो थे, ऐसा मान लो ये 5 कार्ड्स जो हैं ये इन्होंने कलरफुल कार्ड्स लिए और 5 कार्ड्स कैसे लिए, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड लिए हैं। और इनका यूज किसके ऊपर कर रहे हैं, ये जो डिप्रेशन के मरीज हैं उनके ऊपर इसका यूज किया इन्होंने। इसके साथ साथ 10 कार्ड्स लिए हम यहाँ पर, 5 कलरफुल कार्ड्स थे और 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड थे। इनको ना कल्चर फ्री कार्ड का नाम दिया गया क्योंकि ये ना ऐसे कार्ड थे जो किसी के ऊपर भी कहीं पर भी यूज किए जा सकते थे, क्योंकि ये कार्ड है और इनके ऊपर क्या है, कलर है। अब कलर का यूज तो कहीं भी किसी भी कंट्री में हो सकता है, यहाँ पर कोई लैंग्वेज तो नहीं लिखी गई और यहाँ पर सिर्फ कलर थे, तो आप अपनी कंट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं, कोई दूसरी कंट्री में भी इसका यूज किया जा सकता है। तो ये ऐसे कलरफुल कार्ड थे जिसमें से 5 कलरफुल कार्ड लिए इन्होंने और 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड लिए। और यहाँ पर एक महिला थी जो क्या थी, डिप्रेस थी, उससे इन कार्ड के बारे में पूछा गया। मतलब यहाँ पर ना हर किसी की ना अपनी अपनी थिंकिंग के अनुसार पूछा गया। अब मान लो ये जो कार्ड लिए इन्होंने, इन कार्ड में से एक कार्ड उठाया और एक महिला थी जो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, जो अपने बच्चों से अलग रह रही थी, फैमिली में अलग थी, जिसका कोई ध्यान नहीं रखता था। तो उससे पूछा गया कि आप बताइए आपको इस कार्ड में क्या दिखाई देता है। तो पूरी तरीके से डिप्रेस थी। अब जैसे उसकी कंडीशन थी, जो उसके दिमाग में दमित इच्छाएं थी, यानी कि जो बातें उसके दिमाग में दबी हुई थी, जिनको वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, बोल नहीं पा रही थी, तो उससे पूछा गया कि आप बताइए आपको इस कार्ड में क्या दिखाई देता है। तो उस महिला ने कहा, क्योंकि वो आइसोलेट थी, उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक महिला है जो मतलब अपनी फैमिली से अलग हो गई है, बिल्कुल अलग है, उसकी कोई केयर नहीं करता, उसका कोई ध्यान नहीं देता। तो ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो उस महिला ने इस कार्ड को देखकर बता दी। अब इसका रिजल्ट क्या आया कि इससे जो उसकी मन में जो दबी हुई इच्छाएं थी, दमित इच्छाएं थी, जिसको वो किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रही थी, तो उस कार्ड को देखकर उसने क्या कर दिया, अपनी जो कंडीशन थी वो व्यक्त कर दी। ऐसा ही अदर्स के साथ में भी हुआ। तो इन कार्डों का जो यूज है वो किसके लिए किया गया, जो दमित इच्छाएं थी किसी भी व्यक्ति की, वो इन कार्डों से बाहर आने लगी। तो दमित इच्छाओं को बाहर निकालने के लिए इन कार्ड का यूज किया गया। अब ये कैसे कार्ड थे, कल्चर फ्री कार्ड थे, यानी कि इन कार्ड्स में कोई भी लैंग्वेज यूज नहीं थी, कोई ऐसा साइन यूज नहीं था जिसको दूसरी कंट्री ना समझ सके। इसमें सिर्फ कलर्स का यूज किया गया था और कलर्स के थ्रू ही उनकी जो दमित इच्छाएं हैं उनको बाहर निकालने की बात कही गई। तो आई होप यहां तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था यहाँ पर हरमन रोशा शाही धब्बा टेस्ट, या फिर हमने इसको कहा है रोशा इंक ब्लोट टेस्ट, जिसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रोशा शाही धब्बा टेस्ट किसके द्वारा दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हरमन रोशा, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है हरमन रोशा टेस्ट का नाम बताएं, तो इसका नाम हो जाएगा इंक ब्लोट टेस्ट। इंग्लिश में याद रखेंगे तो याद रहेगा, इंक ब्लोट टेस्ट। इंक, ये एक पेपर लिया, इसके ऊपर इंक की और इसको ब्लॉट कर दिया, तो इंक ब्लोट टेस्ट इसका नाम हो गया। अब इसके साथ साथ आपसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टोटल कार्ड्स कितने थे। तो टोटल 10 कार्ड्स थे। इसमें से फिर पूछा जा सकता है कलरफुल कार्ड्स कितने थे, तो उसमें से 5 कलरफुल कार्ड्स थे और 5 कैसे कार्ड थे, ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड थे। ये कैसे कार्ड्स हैं, तो आप क्या टिक करेंगे, कल्चर फ्री कार्ड है, यानी कि कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कोई भी इनका क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। तो इस जो हरमन रोशा टेस्ट है, यहां से आपके यही क्वेश्चन जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको रोशा शाही धब्बा टेस्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी इच्छाएं जो है वो व्यक्ति की बाहर निकलती हैं। तो इसमें जो व्यक्ति है उसकी दमित इच्छाओं को बाहर निकाला जाता है। ये कार्ड्स जो है वो दमित इच्छाओं को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक वो होती है जिसमें इंसान क्या करता है, मतलब ये आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्टिव टेक्निक है उसमें यह दिखाया गया कि जो व्यक्ति है वो खुद की गलती नहीं मानता और खुद की गलती ना मानकर क्या करेगा, दूसरों के ऊपर थोप देता है। ये हरमन रोशा का ही हम इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब देखो, जो वो बूढ़ी औरत थी उसने खुद की कोई गलती नहीं बताई, बल्कि क्या कहा कि कोई मुझसे बोलता नहीं, कोई मेरी केयर नहीं करता, ठीक है, कोई मेरे पास नहीं आता। तो उसने क्या किया, अपनी जो दमित इच्छाएं थी उसके लिए दूसरों के ऊपर अपनी बात को थोप दिया। तो यहाँ पर जो है खुद की गलती ना मानकर दूसरों के ऊपर जब बात थोप दी जाती है,
है वो क्या होती है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक। अब मान लो आप हैं, आप किसी एग्जाम में मतलब ऐसा मानो कि आप 10th क्लास में थे या 8th क्लास में थे, आप किसी न किसी एग्जाम में आपके कम मार्क्स आए, तो आप क्या करते थे, घर जाकर अपने पेरेंट्स को क्या कहते थे, मेरी कोई गलती नहीं है, टीचर ने नहीं पढ़ाया, या फिर पेपर तो बहुत मुश्किल आया था। तो आप ऐसे एग्जाम्पल देते, आप ऐसा कभी नहीं कहते कि मैंने पढ़ाई नहीं की, आप खुद की गलती कभी नहीं मानते, आप क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर उन गलतियों को थोप देते हैं। या मान लो आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि हमारा तो मतलब हम घर पे आके कहेंगे मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने तो पढ़ाई की थी बट पास नहीं हुआ। तो आप कभी नहीं कहते, कभी ये रियलाइज नहीं करते कि मेरी भी उसमें गलती थी। तो ये सब क्या होता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो इंसान है ना, उसको जो खुद का वो होता है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद की जो गिल्ट है ना, वो इंसान का कम हो जाता है जब वो दूसरों के ऊपर अपनी गलती को थोप देता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब है खुद की गलती को दूसरों पर थोप देना। अब आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, बेस्ट एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। तो जैसे ये एग्जाम्पल लिखा है टीचर ने नहीं पढ़ाया, इसी के साथ साथ इसमें ही इंक ब्लोट टेस्ट आ जाता है। बूढ़ी महिला इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है। यही इसने प्रोजेक्शन टेक्निक का नाम दिया इसको, प्रोजेक्टिव मेथड है ये, प्रोजेक्टिव टेक्निक है। जब इंसान खुद की गलती ना मानकर दूसरों पर गलती को थोप देता है तो वो क्या हो जाता है, प्रोजेक्टिव टेक्निक हो जाता है। तो आई होप यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम में पूछा गया है और आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सेकंड मेथड है जिसका नाम है टैट, TAT, टैट बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये आपको याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है क्योंकि यही पूछी जा सकती है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा हरमन रोशा इंक ब्लोट टेस्ट, तो सेकंड हम क्या पढ़ रहे हैं, TAT, टैट, जिसका मतलब है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ऐसा टेस्ट जो बड़ों पर लागू होगा, यानी कि इसमें इन्होंने क्या लिया, जो भी मेल थे फीमेल्स थे उनके ऊपर इसका यूज किया है। तो इसमें इन्होंने 31 कार्ड्स लिए हैं, लेकिन हरमन रोशा ने कितने कार्ड्स लिए थे, 10 कार्ड्स लिए थे, जिसमें से 5 कलरफुल थे और 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे। लेकिन जो ये थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये किसके ऊपर लागू किया इन्होंने, जो भी बड़े हैं उनके ऊपर लागू किया है। ये यहाँ पर क्या करना था, हर इंसान को एक कार्ड लेना था और उसके थ्रू क्या सुनानी थी, उन्हें कहानियां सुनानी थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये टैट टेस्ट है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये मर्रे और मॉर्गन ने टेस्ट दिया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा टेस्ट दिया गया, मर्रे और मॉर्गन ने कौन सा टेस्ट दिया है, टैट टेस्ट दिया है। इसमें ना इन्होंने एक कार्ड को खाली रख दिया और बाकी यहाँ पर लिए 10 मेल के लिए थे और 10 फीमेल के लिए और 10 कॉमन कार्ड्स थे, यानी कि कोई भी उन कार्ड्स का यूज कर सकता था। तो यहाँ पर 10 मेल के लिए थे, 10 फीमेल और 10 कॉमन कार्ड्स थे और एक कार्ड क्या था, खाली था, जिस पर परीक्षण होगा। ये 31 टोटल कितने कार्ड हो गए, ये 31 कार्ड्स हो गए जिन पर क्या होना था, परीक्षण होना था। उसे 20 कार्ड मिलेंगे, इन कार्ड पर क्या होगी, ड्राइंग होगी और ये कल्चर फ्री नहीं होंगे। यानी कि अब ये कल्चर फ्री नहीं है क्योंकि इनके ऊपर क्या की गई है, कोई ना कोई आर्ट की गई है, कला की गई है। अब ये कला किसी न किसी कंट्री की होगी, कहीं ना कहीं की होगी। तो 20 कार्ड से अलग स्टोरी लिखनी थी। हर किसी को क्या क्या मिलेंगे, 20 कार्ड्स दिए जाएंगे। अब ये जो 20 कार्ड्स थे इन पर क्या लिखनी थी, अलग से स्टोरी लिखनी हो तो वो मतलब जैसे अब ये 20 कार्ड्स तो हैं ही, इन 20 कार्ड्स के अलावा एक कार्ड और मैंने आपको बताया था जो क्या था, टोटल खाली कार्ड था। अब इस खाली कार्ड पर मतलब कोई चाहे इन 20 कार्ड्स के अलावा चाहे किसी और कार्ड पर स्टोरी लिखना तो वो इस खाली कार्ड का यूज कर सकता है। इन 20 के अलावा इस कार्ड के ऊपर भी कोई स्टोरी लिख सकता है, इसलिए उस कार्ड को क्या रख दिया गया, खाली रख दिया गया। वह खाली कार्ड का क्या कर सकेगा, यूज कर सकेगा। अब यहाँ पर इनको क्या कहा गया कि आप अपनी इन 20 कार्ड्स पर क्या लिखे, कोई ना कोई अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कोई स्टोरी लिखे या अपनी कोई भी मन की बात लिखे। तो ऐसा कहा गया, मान लो भी कोई भी इंसान है जिसे 20 कार्ड्स दिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड बात तो लिखेगा। अब आपको कोई ना कोई 20 कार्ड्स दे दे तो आप कहीं ना कहीं उन कार्ड्स में अपनी लाइफ का जो भी है वो स्टोरी तो सुनाएंगे अपनी लाइफ के बारे में, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो उसका यूज करेंगे। तो ऐसा ही यहाँ पर था, यहाँ पर 20 कार्ड्स दिए गए। 10 मेल को, अगर मान लो मेल के ऊपर परीक्षण हो रहा है तो मेल वाले 10 मिल गए और 10 उसे कॉमन कार्ड्स मिल गए। फीमेल पर हो रहा है तो 10 फीमेल को मिलेंगे एंड 10 कॉमन कार्ड्स मिलेंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा लेना चाहता है तो 1 जो खाली कार्ड है उसका भी यूज कर सकता है।
और इन पर अलग अलग स्टोरी बता सकता है उस ड्राइंग को देखकर। ठीक है, तो ये डेली लाइफ से रिलेटेड कार्ड थे जिनके ऊपर कोई ना कोई ड्राइंग या आर्ट बनी हुई थी, जिसको देखकर क्या बनानी थी, इन्होंने स्टोरी बनानी थी, स्टोरी बतानी थी। तो ऐसे 20 कार्ड्स मिल रहे थे। तो टोटल कितने कार्ड दिए जाएंगे? 20 कार्ड दिए जाएंगे, जिसमें उन्हें क्या बतानी होगी? अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड कार्ड मतलब स्टोरी बतानी होगी। ठीक है, तो इसके बाद वन कार्ड जो था ना, वो कैसा था? वन कार्ड सिंपल था। तो हर कार्ड पर क्या लिखी थी? 10 लाइन की कहानी लिखनी थी। तो 200 लाइन में कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से रिलेटेड तो वो लिखे ही लिखेगा। अब यहाँ पर इन्हें कितने 20 कार्ड्स मिल रहे हैं, हर इंसान को 20 कार्ड्स मिल रहे हैं। तो उसे हर जो भी मतलब जितने भी कार्ड्स है उसके ऊपर कितनी लाइन्स बतानी थी? 10 लाइन्स बतानी थी। अब जब ये 10 लाइन्स बताएगा तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 200 लाइन होगी हर इंसान की। तो 200 लाइन में कहीं ना कहीं तो अपनी लाइफ से रिलेटेड बात करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो हर मतलब बिल्कुल ही अलग कहानी लिख देगा। ये तो साइकोलॉजी होती है कि इंसान कहीं ना कहीं उन बातों का यूज करे ही करेगा। तो इस परीक्षण के द्वारा सामान्य और न्यूरोटिक व्यक्तियों के अध्ययन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किया गया। यानी कि यहाँ पर इसको ग्रुप्स में भी यूज किया गया और अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर भी इसका यूज किया गया है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है। और जो ये टैट है, TAT है, इसका यूज जो है वो इंडिया में उमा चौधरी ने कलकत्ता में यूज किया था। और उन्होंने कितने कार्ड्स लिए? इसमें 14 कार्ड्स लिए हैं। तो यहां तक का हम पढ़ चुके हैं। हमने पढ़ लिया है टैट मेथड के बारे में। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हमने क्या पढ़ा है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है टैट मेथड। टैट का मतलब क्या होता है? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है। मतलब ऐसा टेस्ट है जो बड़ों पर लागू किया जाएगा। इसमें टोटल कितने कार्ड लिए हैं? 31 कार्ड लिए हैं। ठीक है, 31 कार्ड में से कितने कितने कार्ड्स किस किस को मिल रहे हैं? 10 किसको मिलेंगे? मेल को। 10 मैंने बताया फीमेल को। और इसके साथ साथ 10 कार्ड्स जो है वो क्या है? कॉमन कार्ड है। और 1 कार्ड क्या है? खाली कार्ड है। हर व्यक्ति को कितने कार्ड्स मिलेंगे? 20 कार्ड्स पर स्टोरी बतानी है। और इनके ऊपर क्या लिखी हुई है? कोई ना कोई ड्राइंग है, आर्ट है, उसको देखकर इन्हें कोई ना कोई स्टोरी बतानी है। और वो हर व्यक्ति को 10 लाइन की स्टोरी बतानी है। तो टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी उसके पास में? 200 लाइंस हो जाएंगी। तो इन 200 लाइंस में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपनी लाइफ से रिलेटेड क्या करेगा? बात तो जरूर लिखेगा। तो यहां तक का हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमने पढ़ा है टैट, जिसका नाम था थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। किसके द्वारा दिया गया? मर्रे और मॉर्गन के द्वारा दिया गया। और बड़ों के ऊपर इसका यूज किया गया है। तो आई होप आपको ये जो थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है ये समझ में आ गया होगा। इसका इंडिया में यूज किसने किया? उमा चौधरी ने। कलकत्ता में 14 कार्ड्स यूज किए थे उन्होंने। अब हम पढ़ते हैं कैट। वो वाला जो टैट पढ़ा है थीमेटिक वाला, वो बड़ों के लिए था। यहां पर जो ये CAT कैट है, ये किसके लिए है? बच्चों के लिए है। इसका नाम क्या है? चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। उसका नाम क्या था? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। CAT जो कैट है इसका पूरा नाम है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। ये किसके लिए है? फॉर चाइल्ड के लिए है, बच्चों के लिए है। और ये 3 से 11 साल के बच्चों के लिए था। ये भी कुछ ना कुछ टैट जैसा ही था। इसमें जो ये टैट था ये किसके ऊपर यूज किया? इन्होंने बड़ों के ऊपर यूज किया है, मेल फीमेल पर यूज किया। लेकिन जो CAT कैट है ये चाइल्ड के ऊपर यूज किया है। और कितने साल के बच्चों के लिए? 3 से 11 साल के बच्चों के लिए है। कैट का यूज 1948 में हुआ है। 1948 में लियोपोल्ड बेलोक ने इसे डेवलप किया था। आपसे पूछा जा सकता है लियोपोल्ड ने इसको डेवलप किया है कि जो कैट टेस्ट है वो किसके द्वारा किया गया है? तो लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसमें कार्ड्स थे, 10 कार्ड्स थे। और इन 10 कार्ड्स पर क्या थी? एनिमल्स की पिक्चर थी। यहाँ पर बच्चों को इमेजिनेशन करके क्या सुनानी है? स्टोरी सुनानी है। तो जो ये कार्ड्स थे इनके ऊपर क्या बने हुए थे? एनिमल्स बने हुए थे। आपको पता होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार होता है। आपने देखा होगा कार्टून भी देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखते हैं, चाहे उन्हें कोई भी बुलाता रहे, सुनते ही नहीं किसी की। और उन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप से रिलेट करके देखो कि जब आप छोटे थे तो आपको एनिमल्स कितने अच्छे लगते थे। अब वो टीवी पे जो शो आते थे वो कितने अच्छे लगते थे। वो कार्टून से आते थे, एनिमल से आते थे, टॉम एंड जेरी आता था, तो कितने अच्छे लगते थे वो हमें। तो ऐसा ही यहाँ पर था। 3 से 11 साल तक के बच्चों पर टेस्ट किया और उन्हें क्या दे दिए? इन जो पिक्चर्स है उनके ऊपर एनिमल्स बना कर दिए। कार्ड्स के ऊपर क्या बने हुए थे? एनिमल्स बने हुए थे। और इनको क्या करना था? इमेजिन करके क्या बनानी थी? अपनी कोई ना कोई स्टोरी सुनानी थी। तो ऐसा इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया? CAT यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट का नाम दिया गया। और ये डेवलप किसने किया है? लियोपोल्ड बेलोक ने किया है। इंडिया में भी इसका यूज उमा चौधरी ने किया है।
उमा चौधरी ने टेट का भी यूज किया है और सीएटी कैट का भी यूज किया है। तो इंडिया में उमा चौधरी ने दोनों टेस्ट यूज किए हैं, सीएटी कैट एंड टीएटी टेट, ठीक है, थीमेटिक वाला भी और चाइल्ड अप्रिसिएशन भी। चाइल्ड अप्रिसिएशन वाले में कितने कार्ड्स लिए हैं? 10 कार्ड्स लिए हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा कार्ड्स किसमें थे? टीएटी टेट थीमेटिक वाले में 31 कार्ड्स थे। टीएटी टेट वाला बड़ों के ऊपर है और सीएटी कैट वाला चाइल्ड के ऊपर है, 3 से 11 साल के बच्चों के लिए। इन कार्ड्स पर एनिमल्स की पिक्चर बनी हुई थी जिसको देखकर इन्हें कोई ना कोई इमेजिनेशन से अपनी स्टोरी सुनानी थी। और इंडिया में इसका यूज किसने किया? उमा चौधरी ने, सीएटी कैट एंड टीएटी टेट। आई होप यहां तक की जो 3 थ्योरी हमने पढ़ी है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। इसके बाद हम चलते हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, रोजेन-वाइक पीएफ स्टडी, ठीक है। ये इतना ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको ऐसे पढ़ लेना कि किसने ये थ्योरी दी है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से अच्छे से समझाती जा रही हूँ। तो यहाँ पर लिखा है रोजेन-वाइक पीएफ स्टडी। इसने देखा बच्चों में क्या निराशा होती है, आक्रमण, नैराग्य पावर। तो मतलब इन्होंने एक कार्ड्स लिए, जैसे 24 कार्ड्स लिए, उन पर कार्टून थे और इन्होंने क्या दिखाने की कोशिश की, बच्चे कैसे हैं, अग्रेसिव भी होते हैं, निराश भी होते हैं। तो ये सारी की सारी जो बातें वो 24 कार्ड से इन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो एक कार्टून्स का यूज किया, 24 कार्ड्स लिए थे। पीएफ स्टडी रोजेन-वाइक ने, प्रोजेक्शन मेथड भी हम इसे कह सकते हैं, 1944 में इसका यूज किया इन्होंने। तो रोजेन-वाइक थे, पीएफ स्टडी, इनके द्वारा क्या यूज किया गया है? 24 कार्ड यूज किए गए। बस इतना ही याद रख लेना, रोजेन-वाइक पीएफ स्टडी में 24 कार्ड यूज किए हैं। इसके बाद है ड्रॉ ए मैन टेस्ट। इन्होंने मतलब गुड इनफ ने बनाया था। ये जो टेस्ट है ये पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा बनाया गया था। तो ड्रॉ ए मैन टेस्ट किसके द्वारा बनाया गया? गुड इनफ के द्वारा। ये नाम था किसी साइकोलॉजिस्ट का, गुड इनफ। तो इन्होंने क्या बनाया है? ड्रॉ अ मैन टेस्ट। इसके बाद है HSPQ। इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो इसका पूरा नाम है हाईली स्कूल पर्सनैलिटी, मतलब पर्सनैलिटी क्वेश्चन टेस्ट, ठीक है। तो हाईली स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चन टेस्ट ये किसने दिया है? कैटल ने दिया है। तो बस इतना ही याद रख लेना, HSPQ किसने दिया है? कैटल ने दिया है। इसका पूरा नाम क्या है? हाईली स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चन टेस्ट। क्वेश्चन टेस्ट HSPQ कैटल ने दिया है। अब आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ये एचटेट में पूछी गई है, देखो PYQ भी लिखा है मैंने ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है इसका नाम है सोशियोमेट्रिक टेक्निक। ये प्रोजेक्टिव नहीं है, वो सारी क्या थी? प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी भावनाओं को, अपनी दमित इच्छाओं को किसी न किसी के ऊपर व्यक्त कर रहा था। लेकिन ये क्या है? सोशियोमेट्रिक टेक्निक है। इसे समाजमिति विधि के नाम से जानते हैं। ये प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है। अब यहाँ पर क्या क्या बताया गया? यहाँ बताया गया कि एक क्लास है जिसमें ना बहुत सारे बच्चे हैं। तो यहाँ पर मैंने, अब देखो यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर कुछ मतलब अल्फाबेट्स लिख दिए, जैसे PQRS TUVWXYZ। ये ऐसा मानो कि एक क्लास है जिसमें इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। अब ये इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ पर एक सर्कल है T और यहाँ पर कौन है? X। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसका नाम T है, जिसको पसंद करते हैं क्लास में। जैसे अब यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे ये T बच्चा है, इसको R भी पसंद करता है, इसको QB PB SB UB। तो इसको यहाँ पर 5 बच्चे पसंद कर रहे हैं पूरी क्लास में। और जो ये X है इसको W Y और Z पसंद कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जैसे क्लासरूम्स होते हैं उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सभी लोग पसंद करते हैं। फिर वहां पर दूसरे बच्चे आते हैं जहां पर उनकी थोड़ी सी मतलब अमाउंट कम हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या है? ये क्लास का सबसे फेवरेट बच्चा हो गया, सभी लोग इसे पसंद कर रहे हैं, 5 लोग पसंद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग इसे पसंद कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सेकंड चाइल्ड है जिसको सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। तो ये सेकेंडरी मतलब बच्चा हो जाएगा, सेकेंडरी स्टार हो जाएगा क्लास का। तो यहाँ पर फर्स्ट जो है ये कोई क्लास का बच्चा है जिसे 5 लोग पसंद करते हैं, तो ये क्या है? स्टार ऑफ द क्लास है। तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये सबसे ज्यादा फेवरेट है सभी का, इसे क्या कहेंगे? मतलब 5 जो ज्यादा लोगों का फेवरेट है उसे हम क्या कहेंगे? क्या है? स्टार ऑफ क्लास है। इसके साथ साथ जो दूसरा है इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? सेकेंडरी स्टार है। इसे 3 लोग पसंद कर रहे हैं और T को 5 लोग पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये पहला बच्चा होगा T, ये क्या हो जाएगा? क्लास का स्टार हो जाएगा। एंड देन जो दूसरा है वो सेकेंडरी स्टार हो जाएगा। 2 बच्चे हैं M और N,
मतलब ना आपने देखा होगा कि क्लासरूम होता है, वहां पर ना बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आपस में घुल मिलकर रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अकेले रहते हैं, उनका कोई दोस्त नहीं होता। आपने देखा होगा क्लासरूम में एक आधा बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो अकेला बेंच पर बैठा रहेगा, किसी से बात नहीं करेगा, किसी को पसंद नहीं करेगा। तो ऐसे बच्चे जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उनको। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पूरी क्लास से कुछ भी लेना देना नहीं होता, अपने आप में ही मस्त रहते हैं। जो दो बच्चे होंगे ये अपने आप में ही मस्त रहेंगे, इनको कहीं बैठा दो, शरारत इन्होंने करनी है, और इनको पूरी क्लास से किसी से भी कोई लेना देना नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, सेम क्वालिटी के होते हैं, इनको म्यूचुअल पेयर कह देते हैं। तो ये गड़बड़ नहीं करते हैं, ये वाले जो बच्चे ये गड़बड़ में रहते हैं। तो यहाँ पर जो दो बच्चे हैं, यहाँ पर M और N, ये कैसे हो जाएंगे, सेम क्वालिटी के बच्चे होंगे जो अपने आप में ही मस्त रहेंगे, जिन्हें पूरी क्लास से कोई भी लेना देना नहीं होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, कैसे बच्चे हैं ये, म्यूचुअल पेयर के बच्चे हैं। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। इसके बाद में एक बच्चा ऐसा होता है जो क्लास में क्या रहता है, सबसे अलग रहता है, अलग बैठता है, किसी से बात नहीं करता है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड स्टूडेंट कहते हैं। अब इनको ठीक करने के लिए हमें कहीं ना कहीं इनको इन्वॉल्व करना पड़ता है, इनकी प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ता है, इनके पेरेंट्स से पूछना पड़ता है कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में भी प्रॉब्लम्स होती है, तो बच्चा उसको बता नहीं पाता है, वो क्या करता है, अलग अलग रहने लगता है। तो एक बच्चा कैसा होगा, सबसे अलग होगा, जिसे हम आइसोलेटेड स्टूडेंट कहेंगे। दो होंगे सेम क्वालिटी के, जिन्हें हम क्या कहेंगे, म्यूचुअल पेयर है। जो सबका मतलब जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, ये कैसा है, स्टार ऑफ द क्लास है। इसके साथ साथ दूसरा स्टूडेंट ऐसे होगा जिसे मतलब उससे थोड़े से कम बच्चे पसंद करते होंगे, तो वो सेकेंडरी स्टार होगा। आई होप आपको ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो समझ में आए होंगे। अब हम जानते हैं ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है ये किसके द्वारा की गई है। तो जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक है ये J.L. मोरेनो ने दी है। इस विधि द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच पाई जाने वाली स्वीकृति, अस्वीकृति, आकर्षण और विकर्षण को क्या किया जाता है, मापा जाता है। तो यही बात मैंने अभी आपको समझाई है। यहाँ पर स्वीकृति मतलब यहाँ पर कितने सारे बच्चे जो है वो किसी एक बच्चे को स्वीकार करते हैं कि ये क्या है, हमें सबसे ज्यादा पसंद है। अस्वीकृति यानी कि हमें ये पसंद नहीं है, तो ये अस्वीकृति हो गई। आकर्षण, विकर्षण, इन सब चीजों को क्या किया जाता है, यानी कौन पसंद है कौन नहीं पसंद है, तो ये सारी चीजें सोशियोमेट्रिक जो मेथड है इसमें मापी जाती है। मोरेनो ने इसका जो यूज है कहां पर किया था, सामूहिक मनोबल को मापने के लिए यूज किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है मोरेनो ने इसका यूज कहां किया, तो सामूहिक मनोबल को मापने में इसका यूज किया था। मोरेनो ने क्या कौन सी थ्योरी दी है, सोशियोमेट्रिक टेक्निक दी है। J.G. जेनिक्सन ने इसमें सुधार किया और इसका नाम नॉमिनेशन टेक्निक रखा। यानी कि जो ये सोशियोमेट्रिक टेक्निक है इसमें सुधार करने का काम किसने किया, जेनिक्सन ने किया है, और इसको नाम बदलकर क्या नाम दिया, नॉमिनेशन टेक्निक दे दिया। लेकिन हम इसे सोशियोमेट्रिक टेक्निक के नाम से ही जानते हैं। इसका प्रयोग किया किस पर था इन्होंने, जो नेवी के व्यक्ति थे उनका सामूहिक मनोबल जो है उसको चेक करने के लिए जो मोरेनो है उन्होंने इसका यूज किया था। सोशियोमेट्रिक में इंटर रिलेशन का अध्ययन जिस समूह पर होगा, समूह का एक नेता होगा, उसका सामूहिक बल मनोबल ज्यादा होगा। मतलब यहां पर यह कहा गया, नेवी के मेंबर्स पर जब इसका यूज किया गया, इन्होंने कहा कि इस समूह में मतलब जो जितना ज्यादा फेवरेट होगा, मान लो जो लीडर कौन होता है, जो अच्छा लीडर कौन होता है, जिसके साथ में सारे चले, वो क्या होता है, अच्छा लीडर होता है। जहां पर एकता होती है, जिसको सब पसंद करते हैं, तो इनमें क्या रहेगी, मजबूती भी रहेगी। ये ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब मान लो एक दूसरा ग्रुप है जहां पर उसके नेता को, उसके लीडर को ही कोई पसंद नहीं करा, उसके ग्रुप के मेंबर ही ऐसे है जो उसको पसंद नहीं करे, तो एक ग्रुप जो है वो बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो यहां पर कहा गया, नेवी के व्यक्तियों के ऊपर इसका अध्ययन किया गया और ऐसा कहा गया कि इसका एक नेता होगा, और जिसका एक नेता होगा वो क्या होंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका मनोबल ज्यादा होगा। अब आप देखो हमारे हरियाणा में जो गवर्नमेंट है तो कैसी है, गठबंधन की सरकार है ना, गठबंधन की सरकार। तो वहां पर क्या है, अलग अलग नेता हैं, तो सरकार कैसे काम करेगी, कमजोर दिखेगी कहीं ना कहीं। वो इस गठबंधन की सरकार से के दबाव में रहेगी, कभी कहीं ये गठबंधन को तोड़कर ना चला जाए। तो यहां पर भी यही बात है कि अगर एक नेता होता है तो वो जो मतलब ग्रुप है वो कैसा रहता है, मजबूत रहता है। लेकिन अगर यहाँ पर 2-3 ऐसे लीडर्स आ जाते तो हर कोई अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो यही बात कही गई है, जिस समूह का एक नेता होगा उसका सामूहिक मनोबल भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसी को क्या कहा गया, सोशियोमेट्रिक टेक्निक कहा गया है।
इसके साथ प्रक्षेपण की विधियां हैं। यहाँ पर प्रक्षेपण शब्द जो है, जो ये प्रोजेक्टिव शब्द है, इसका शब्द का यूज मानसिक मनोरचनाओं के रूप में प्रयोग करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? फ्रॉइड को जाता है। तो इसका यूज किसे जाता है? फ्रॉइड को जाता है। फ्रॉइड ने सोशियो एनालिटिकल थ्योरी दी थी। शायद हमने फ्रॉइड को नहीं पढ़ा है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। एरिक्सन के बारे में पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये प्रोजेक्शन मेथड जो है, तो प्रक्षेपण शब्द का मानसिक मनोरचनाओं के रूप में उपयोग का श्रेय फ्रॉइड को जाता है। कैलपैट्रिक ने भी इसका यूज किया था, और यहाँ पर इन विधियों से चेतन और अचेतन मन का स्तर जो है वो देखा जाता है। तो प्रक्षेपण विधियों के द्वारा जो मन की दमित इच्छाएं हैं, अदमित इच्छाएं हैं, उनके बारे में जो है वो पता किया जाता है। चेतन इच्छाएं वो होती है जो हमें दिखाई देती है, अचेतन होती है जो हमारे कहीं ना कहीं मन में रह जाती हैं। तो इनका जो प्रयोग है, उन्होंने जो प्रोजेक्शन मेथड्स है, इनका यूज इन्होंने कहीं ना कहीं सामान्य लोगों पर और असामान्य दोनों ही लोगों पर किया। तो प्रोजेक्शन मेथड्स में अभी हमने पढ़ा था, जैसे इंक ब्लो टेस्ट, टैट टेस्ट, कैट टेस्ट, ये सारे क्या थे? प्रोजेक्शन मेथड्स है। अब यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा और बुक की लैंग्वेज में एक्सप्लेन से लिखा है ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझ सके। तो यहाँ पर आपकी एक क्लास भी जो है वो खत्म होने वाली है, तो बस थोड़ी सी क्लास रहती है, इसको देख ले, फिर हम नेक्स्ट क्लास में थॉर्डनाइक की थ्योरी पढ़ लेंगे। जो लर्निंग थ्योरीज है ना, वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर इंक ब्लोट टेस्ट जो है 1921 में हरमन रोशा ने दिया था। ये इन्होंने अन्य परीक्षण किया जिसे होल्ट्समैन इंक ब्लोट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस परीक्षण के द्वारा इन्होंने जो कॉग्निटिव है, यानी कि ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, और या साथ साथ इन्होंने क्रिया करवाई, एक्टिविटीज कराई, तथा भावनात्मक इमोशनल जो पहलू हैं उनका अध्ययन किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है हरमन रोशा ने किसका अध्ययन किया है? तो इन्होंने संज्ञान आना था यहाँ पर, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव, एक्टिविटी वाला और इमोशनल पहलुओं का अध्ययन किया। अब यहाँ पर अचेतन मन इज इक्वल टू हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारी कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आ पाती, व्यक्त नहीं हो पाती। प्रेरणा और विचारों को धब्बों के माध्यम से शब्दों में प्राप्त किया जा सकता है। इन्होंने क्या कहा कि जो हमारी दमित इच्छाएं होती हैं, जो हमारा अचेतन मन है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कोई प्रेरणा देकर या विचार देकर, या इन जो धब्बे थे, जो कलरफुल स्पॉट्स थे, उनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इनको क्या नाम दिया गया कि कैसे कार्ड्स हैं? ये कल्चर फ्री कार्ड्स हैं। इसमें 10 कार्ड्स का यूज किया था, 5 कलर कार्ड थे और 5 ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड थे। इस परीक्षण का उपयोग चिकित्सा निर्देशन, बाल निर्देशन और व्यवसायिक चयन में उपचार में यूज किया जाता है। तो आपकी यहाँ पर जितनी भी ये थ्योरीज थी, जो बाल अध्ययन की विधियां थी, वो कंप्लीट होती है। और देख लेना, इन विधियों में से आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जो ये लर्निंग की थ्योरीज है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लर्निंग की थ्योरीज पढ़ने वाले हैं। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास होने वाली है एचटेट पीआरटी की ईवीएस की क्लास, तो उसको देखना भी आप नहीं भूलिएगा। तो ईवीएस की क्लास हमारी आज की फर्स्ट क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे ईवीएस की क्लास में, तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।